दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है बजट। तो बजट को आधार मानते हुए इस पाठ्य योजना में हम संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं कि आप इस पाठ्य योजना के अकॉर्डिंग की किस प्रकार बच्चों को पढ़ा सकते हैं और किस प्रकार अपनी डायरी को पूर्ण रूपता दे सकते हैं इस पाठ्य योजना के माध्यम से। देखिए, जो अर्थशास्त्र का विषय है वो एसएसटी के अंतर या फिर सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही माना जाता है, इसलिए उप विषय के रूप में हमने इसको लिखा है। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पे विषय के आधार पर अर्थशास्त्र डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप अपने अनुसार। क्योंकि हर विश्वविद्यालय के अंतर्गत, हर बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सब अपने अपनी पाठ्य योजना का प्रारूप रखते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने इसमें वो आप अगर अच्छा लगे तो इस प्रकार से लिख सकते हो, चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो विद्यालय के अंतर्गत जो भी आप प्रकार में प्रारूप बनाते हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। कक्षा की बात करें तो इसमें आप किसी भी कक्षा के अंतर्गत इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप कक्षा 8 में, कक्षा 7, कक्षा 6 में, जैसे भी जिस भी कक्षा में ये प्रकार का चलता हो बजट, उसको आप पढ़ा सकते हो। ये ऐसे कक्षा विशेष पर डिपेंड नहीं करता, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सामान्य होनी चाहिए। जैसे आप विद्यालय के अंदर जब पढ़ाने जाते हो, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा कालांश, दिवस, अवधि और प्रकरण के विषय में मैं विशेष जानकारी दे दूं कि प्रकरण का नाम आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो तब। ठीक है। हालांकि कई बच्चे मेरे को ये प्रश्न करते भी हैं, लेकिन मैं विशेष बता दूं कि प्रकरण का नाम आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखते। अगर आप स्टार्टिंग में प्रकरण का नाम लिखते हो तो आपको फिर प्रस्तावना करने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ती है। तो विशेष ध्यान रखें, जब आप उद्देश्य कथन करते हो तब आप प्रकरण का नाम लिखते हो। तो आपका जो हमारा प्रकरण है वो है बजट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम इसके उद्देश्यों की। तो उद्देश्य देखिए कई प्रकार से हम पढ़ते हैं। ऐसे इस विषय से रिलेटेड चाहे कोई सा भी विषय हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपका अर्थशास्त्र हो, या फिर अन्य जो भी विषय एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी में उद्देश्यों का विभाजन ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक विशेष तरीके से किया जाता है। हालांकि सामान्य में आप कर सकते हो, लेकिन एसएसटी विषय में विशेष प्रकार से उद्देश्यों का विभाजन किया जाता है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित अगर बात करें तो ज्ञानात्मक, ये आप इजीली समझ पा रहे होंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं ज्ञानपरक उद्देश्य। इसमें छात्र निम्नलिखित बिंदुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करेगा, जैसे बजट का क्या अर्थ होता है, बजट की क्या विशेषता है, या बजट प्रकार क्या है इत्यादि। अवबोधात्मक की अगर बात करें तो अवबोधात्मक बिंदु है, जैसे बजट से संबंधित क्या है, अब पाठ्य पुस्तक में छात्र भली भांति इस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ का ज्ञान करना, किसी चीज़ को समझना ही क्या कहलाता है, या फिर अवबोध। अगला है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक अगर बात करें तो बच्चों का कौशल विकसित करना। जैसे आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है हमारा बजट, तो उस बजट से संबंधित मौखिक एवं लिखित रूप में वो क्या है, अपना अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी जो भी कुछ समझा है उसको दूसरों को समझा सकता है। ऐसी अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है, कौशलात्मक बिंदु। क्योंकि हर चीज़ को समझने के बाद ही तो समझा सकता है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ थोड़ा कट गया है, विशेष ध्यान रखें कि अभिव्यक्त्यात्मक है ये कौशल, जिसे अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हम उद्देश्य के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सभी तथ्यों का सकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसी अभिवृत्ति विकसित करना बच्चे में कि बच्चा हर विषय को क्या है, सकारात्मक, ऐसा नहीं हो जैसे कई विषय हम पूछ लेते हैं बच्चे को, आप ये जानते हो, तो बच्चा इसमें नकारात्मक कभी भी उत्तर नहीं देगा। इतने अभिवृत्ति उसमें विकसित हो जाए कि हाँ, नहीं जानता है लेकिन बताने का प्रयास करता है। उद्देश्य की समाप्ति के बाद हम अगले सोपान पर आते हैं, जो कि है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम सामान्यतः टीचिंग एड भी कहते हैं। जैसे सहायता रूप में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पढ़ाने में सहायता करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक। चाहो तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, चाहे इसमें लपेट फलक ऐड कर सकते हो आप, चाहे चित्र वगैरह भी, मॉडल वगैरह जो भी आप प्रयोग करते हो तो उनको भी आप लिख सकते हैं। शिक्षण की विधियाँ हैं। शिक्षण को पढ़ाने, शिक्षण ये होता है यानी पढ़ाते समय कौन कौन सी विधि के माध्यम से आप इसको पढ़ा रहे हो, तो व्याख्यान, विकास एवं प्रश्न विधि। तो व्याख्या तो आप हर प्रकार से करते ही हो। विकास होता है, आप जब पाठ्य योजना पढ़ाते हो तो बच्चों का नई नई चीज़ों का जब ज्ञान करवाते हो तो वो एक विकास हो जाता है। और प्रश्न माध्यम से आप बोध प्रश्न एवं मूल्यांकन प्रश्न बच्चे से करते हो तो वो प्रश्नात्मक कौशल हो जाता है। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो पूर्व ज्ञान देखिए ये बिंदु होता है जिसे हम प्रिवेश नॉलेज भी कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु को हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चे से ये ज्ञान जानते हैं कि बच्चे में इस विषय वस्तु को लेकर प्रिवेश नॉलेज है या नहीं, ये बच्चों को पूर्व ज्ञान है कि नहीं।
तो जैसे आज हम बजट पढ़ रहे हैं, तो बजट से संबंधित बच्चा सामान्य जानकारी रखता है तो ही हम इस विषय वस्तु को बच्चों को पढ़ा पाते हैं। जैसे सभी छात्र बजट के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बच्चा सामान्य जानकारी रखता है तो हम विषय वस्तु को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगला सोपान है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक क्रिया एवं छात्र क्रिया दो नामक कॉलम होते हैं। जिस छात्राध्यापक क्रिया में तो छात्राध्यापक कुछ प्रश्न करता है और छात्र क्रिया में छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, बच्चों हमारे घर का खर्चा कौन वहन करते हैं? तो खर्चा की अगर बात करें तो यानी जो घर की जो भी व्यवस्था है कौन वहन करती है, तो वो है मम्मी या पापा। यानी घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो सभी वहन करते हैं, कि बच्चे तो इस चीज़ से कोई अवगत नहीं होते। दूसरी अगर बात करें तो मम्मी पापा घर का सामान खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चा इजीली जवाब दे देगा। हम प्रस्तावना का विशेष ध्यान रखें, प्रस्तावना के प्रश्न ऐसे ही इसमें रखे जाते हैं जिसमें इजीली उनका जवाब दे देते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, बाजार में से पूर्व सामान खरीदने के लिए क्या तैयार किया जाता है? तो एक प्रारूप तैयार किया जाता है जिसे हम लिस्ट या सामग्री का मेन्यू भी कह देते हैं। चौथा प्रश्न अगर बात करें, पैसों के अनुसार सामान का चयन करना, कि अपने पास 20 रुपये हैं तो 20 रुपये के अकॉर्डिंग कौन कौन से सामान आते हैं, उसके अकॉर्डिंग सामग्री का चयन करना या फिर उसका प्रारूप बनाना क्या कहलाता है? तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देता है। जितना जानता है उतना दे देता है, जितना नहीं जानता है फिर वहाँ पे वो बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अगला सोपान रखते हैं उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा ये ज्ञान करवाया जाता है कि आज हम क्या पढ़ें। तो आज हम बजट के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, ऐसे कहते हुए उद्देश्य कथन करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रकरण का नाम आपको उद्देश्य कथन करते हुए लिखना चाहिए। तो मतलब अब आपने उद्देश्य कथन कर दिया तो अब आप ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम लिख सकते हो, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता। ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण होता है कि विषय वस्तु का प्रस्तुत करना, यानी बच्चों को समझाना, एवं पाठ्य वस्तु के माध्यम से। जिसमें पहला बिंदु रखा है हमने, देखिए किसी भी एसएसटी के संबंधित पाठ्य योजना में आपको विशेष ध्यान रखें, 3 बिंदु आपको अवश्य लेने हैं। जिसमें पहले लिया हमने बजट का अर्थ। ठीक है, यहाँ पे विषय वस्तु लिखी गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, चाहो तो आप इसको उठा के यहाँ पे लिख सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको पहले बजट का अर्थ बताना है कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी बजट से हुई है और बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। बजट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार को वित्त वर्ष का आय व्यय का विवरण देना होता है। ठीक है, अगर बात करें छात्र कथन तो इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसमें छात्र ध्यान पूर्वक सुनता है एवं छात्र अध्यापक द्वारा नोट करवाई गई विषय वस्तु को लिखता रहता है। यहाँ पे शामपट कार्य या फिर शामपट सारांश आप जो भी है आपके मन के अकॉर्डिंग आप लिख लेना ना, क्योंकि सभी स्तर पे मैं देखता हूँ तो कई बच्चे मेरे को ये मैसेज करते हैं कि सर आपने शामपट कार्य लिखा है, यहाँ पे हम शामपट सारांश यहाँ पे लिखाया जाता है। तो वो आपकी मर्जी है ना, जैसे आप लिखता हो, क्योंकि सबका जैसे कि मैंने बताया हर विद्यालय हर विश्वविद्यालय का अपना अपना रूप है पाठ्य योजना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने हर जगह मैं बताता हूँ कि यहाँ पे शामपट कार्य या फिर शामपट सारांश भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ विषय वस्तु देखिए ज़्यादा लिखने का मेरा प्रयास नहीं था लेकिन मैं लिख दिया हूँ क्योंकि बच्चे कई बार परेशान होते हैं। ठीक है, शामपट कार्य की विषय वस्तु जो लिखी जाती है वो आप ब्लैक शीट पर ही लिखी जाती है। ऐसे मैंने जैसे लिखा है वैसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक ब्लैक शीट में ये चीज़ें मैंने जो लिखी है इनको लिख के और यहाँ पे ब्लैक शीट चिपकानी होती है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें सामान्य हैं, आप समझते होंगे। तो ये शामपट कार्य शामपट पर ही किया जाता है, इसलिए ब्लैक शीट के माध्यम से यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिखेगी वो सब ब्लैक शीट से चिपकानी है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बजट सरकार द्वारा बनाया जाता है और ये सरकार को वर्ष का आय व्यय का विवरण देता है। पैसों को खर्च करने के लिए भी योजनाएं बनाई जाती है। स्वतंत्र भारत में अगर प्रथम केंद्रीय बजट की बात करें तो 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुख चेट्टी द्वारा बनाया गया था या प्रस्तुत किया गया था। बजट सरकार आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का आकलन किया जाता है। ठीक है, बजट में क्या अंतर किया जा सकता है तो वो देख सकते हैं। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो बजट की कुछ विशेषता या फिर हम इसको उद्देश्य भी कह सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है ना। तो बजट की विशेषताएं बात करें, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, गरीब बेरोजगारों की दूर करना, असमानताओं को दूर करना, आय का सही योजनाओं में उपयोग करना, बजट में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, रेल बिजली वित्त अनाज खाद्य बैंक इत्यादियों के लिए फंड जमा रखना, भविष्य निर्माण की योजनाओं की विशेष ध्यान रखना एवं बजट निश्चित अवधि के लिए ही बनाया जाता है, ये भी विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि अब वाली सरकार अगला बजट बना रही है, ऐसा नहीं है।
हाँ, हालाँकि इसमें प्राचीन एवं नवीन दोनों बजट के आधार पर ये बनाया जाता है कि आने वाली बजट के आधार पर इसका बजट कैसा होना है, तो उसको अनुमान रखते हुए ये बनाया जाता है, लेकिन बनाया जाता है वर्तमान का। तीसरा अगर कॉलम देखें, तीसरा हमारा सोपान देखें इसके अंतर्गत, तो बजट के प्रकार यहाँ पे बताया है। तो बजट के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक केंद्रीय होता है, दूसरा रेल। क्योंकि हालाँकि पहले केंद्रीय ही बजट होता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, रेल जो मंत्रालय है उसको बजट अलग से निर्धारित करने के लिए अनुमति दे दी गई है, इसलिए केंद्रीय एवं रेल का अलग होने लग गया। फिर केंद्रीय बजट की अगर बात करें, तो केंद्रीय बजट जो होता है वो प्रस्तुत करता है केंद्र सरकार। यह सबसे बड़ा बजट होता है, और इसकी अगर बात करें तो ये आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, इसलिए इस बजट को क्या कहा जाता है, आम बजट कहा जाता है। ठीक है, आम बजट कहा जाता है। दूसरा, रेल मंत्रालय के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको रेल बजट कहा जाता है। ये नई ट्रेनों के लिए, ई रेल सेवाओं के लिए, प्लेटफॉर्म सुविधाओं के लिए, एसएमएस द्वारा क्या है, डाक टिकट बुकिंग करवाने के लिए इत्यादियों की फैसिलिटी देने के लिए अलग से रेल बजट निकाला जाता है। यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया में तो सही रूप से छात्र ध्यानपूर्वक सुनता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड के आधार पर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश लिखा है, तो उनको आप नोट करते रहिएगा ना। लास्ट में देखिए, कई होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ बोध प्रश्न थोड़े अंत में डाले हैं। चाहो तो आप अपने 2-2 प्रश्न आप इस टॉपिक के नीचे भी डाल सकते हैं, बोध प्रश्न, क्योंकि हर टॉपिक के बाद बोध प्रश्न किए जाते हैं। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, यहाँ मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखे हैं नीचे, है ना। तो बोध प्रश्न आप साइड में भी, ऐसा कोई नहीं है कि ये गलत है, ये भी तरीका ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, आप जो आपकी इच्छा हो। वैसे कई बच्चे उस प्रकार से लिखते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि आप बोध प्रश्न, जो आपसे पहला बिंदु है उसके नीचे 2 बोध प्रश्न उसके अकॉर्डिंग, दूसरा बिंदु है उसके अकॉर्डिंग 2 बोध प्रश्न, तीसरा बिंदु है तो तीसरे के नीचे 2 बोध प्रश्न आप बना सकते हो, या फिर बोध प्रश्नों को एक साथ बाद में भी पूछ सकते हैं। ये विषय वस्तु आप लिखने के लिए कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन पढ़ाते समय ये विशेष ध्यान रखें। तो इसमें पहला बोध प्रश्न किया जाता है कि बच्चे को पढ़ा तो दिए, बच्चे को पढ़ाने के बाद कितना समझ में आया ये जानने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसे बोध प्रश्न कहा जाता है, जिसमें सरकार के वित्त वर्ष में आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है, तो बजट कहलाता है। दूसरा प्रश्न करेंगे कि आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना बजट क्या कहलाती है, तो विशेषता कहलाती है। तीसरा प्रश्न, बजट के किस एक प्रकार का नाम बताइए, तो केंद्रीय बजट। आम बजट किसे कहा जाता है, तो केंद्रीय बजट को ही आम बजट कहा जाता है। आगे अगर बात करें मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, ध्यान रखें कि मूल्यांकन प्रश्न है, इसमें बच्चे को संपूर्ण विषय वस्तु जो पढ़ाई है उसके आधार पर प्रश्न किया जाता है। उसमें पहले तो बोध प्रश्न करते हैं हम, एक एक बिंदु के आधार पर करते हैं, और मूल्यांकन प्रश्न करते हैं ये संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानते हुए करते हैं। और इसमें बच्चे का आकलन करना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जिसमें पहला प्रश्न अगर बात करें तो बजट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो फ्रांसीसी से हुई है। दूसरा देखिए, बजट के मुख्य कितने प्रकार हैं, तो केंद्रीय एवं रेल। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को। सबसे बड़ा बजट कहलाता है, तो केंद्रीय बजट सबसे बड़ा बजट कहलाता है। अगर बात करें अंतिम सोपान की, तो गृह कार्य होता है। इसमें देखिए, गृह कार्य में हम ऐसा प्रश्न बच्चों को रखते हैं जिसमें बच्चे की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न किया जाता है। जिसमें बात करें पहला प्रश्न, तो बजट के प्रकारों को बताते हुए विशेषता लिख कर लेके आए। तो बजट के कौन कौन से प्रकार हैं उनको बताए एवं उनकी क्या क्या विशेषता हैं, ये बच्चा अपने चिंतन के अनुसार अपने अपने अकॉर्डिंग, टिप्पण तरीके इसमें कोई अलाउ नहीं है, जैसे बच्चे का माइंड काम करता है वैसे इसमें लिख सकते हैं। ऐसा बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना बजट पर आधारित, जो कि अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना थी, और जिसकी पीडीएफ की लिंक थोड़ी देर बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पे हर प्रकार की पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, तो आपको वैसे ही सूचित हो जाती है। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई नई पाठ्य योजना चाहिए तो यह हमारे व्हाट्सअप नंबर है। फिर ध्यान रखिए, इस विषय वस्तु अगर आप बेचते हो तो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड हो जाता है। किसी बच्चे को अर्जेंट आवश्यकता हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट माध्यम से दे सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको जल्दी से जल्दी लेसन प्लान प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें, और एक अच्छा सा एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।